हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला के क्वेश्चन जो एसटेट पीजीटी 2021 से लेकर 2023 तक पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 1,1 एंड द फोकस इज 1,2 इज। पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और फोकस के दे रखे हैं हमें। उस केस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं, जब वर्टेक्स और फोकस दे रखा हो पैराबोला का, उस केस में इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं पैराबोला की। जब भी हमारे पास कभी भी पैराबोला के वर्टेक्स और फोकस गिवन मिलेंगे ना, उस केस में या तो वर्टेक्स और फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम मिलेगा या फिर वाई कोऑर्डिनेट सेम मिलेगा। तब क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट देखो, वर्टेक्स दे रखा 1,1 और फोकस दे रखा 1,2। इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है वर्टेक्स का, और फोकस का भी वन को एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट दोनों में सेम है। जब हमारे पास वर्टेक्स और फोकस के एक्स कोऑर्डिनेट सेम दे रखा हो, उस केस में पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास। तो देखिए, अगर हमने लेट कर लिया कि वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो मान लिया p कोमा q और फोकस है वो मान लिया p कोमा r, मींस x कोऑर्डिनेट p है और इसका वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट q और फोकस का y कोऑर्डिनेट r। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनेगी हमारे पास x माइनस पी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r माइनस क्यू इंटू वाई माइनस क्यू। स्क्वायर तो उस वेरिएबल के लिए आता है जिसका कोऑर्डिनेट सेम है। एक्स कोऑर्डिनेट सेम था इसलिए एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे जो ए की वैल्यू होती है ना, वो किसके इक्वल होती है हमारे पास है, जो फोकस का वाई कोऑर्डिनेट होगा, जो डिफरेंट आ रखा वो वाई कोऑर्डिनेट में से एक्स का वाई कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे और यहाँ वाई माइनस से वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये बनती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो वर्टेक्स दे रखा है ना, वो दे रखा है 1,1 और फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,2। इसका मतलब इससे जब कंपेयर करते हैं, वर्टेक्स पी क्यू लिया था तो यहाँ पे p की वैल्यू 1 आ गई और q की वैल्यू 1 आ गई, और फोकस के लिए हमने क्या लिया था पी आर, और यहाँ पे फोकस 1 2 दे रखा है तो यहाँ पे p की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 2 आ गई। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x माइनस पी होल स्क्वायर था तो x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, p की वैल्यू 1 है तो यहाँ गया x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू आर माइनस क्यू। r की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 1 है तो 2 माइनस 1 करेंगे, और फिर हम y माइनस q, तो q की वैल्यू कितनी है 1 तो y माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी होल स्क्वायर की। वो क्या होती है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे 1, तो 4 इंटू 1 इंटू वाई माइनस 1। तो लेफ्ट साइड को सेम रखा है, राइट साइड में क्या किया, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 ही आएगा, और 4 की जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू वाई 4y माइनस 4 की 1 से की 4 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास। अभी जो राइट साइड है इसको लेफ्ट साइड लेके जाते हैं इन सभी टर्म्स को, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और वाई की टर्म जो थी ये प्लस की थी तो 4y था, इधर आगे माइनस का 4y हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 है और माइनस का 4 था तो इस साइड आके प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, 1 और 4 को ऐड किया 5 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन, जब वर्टेक्स और फोकस दे रखे हैं हमारे पास। तो ये कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो थी इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब हमारे पास वर्टेक्स और फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट सेम दे रखा है। अगर हमारे पास वर्टेक्स और फोकस का वाई कोऑर्डिनेट सेम दे रखा होता तो लेट कर लिया हमने कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है p कोमा q और फोकस के कोऑर्डिनेट है r कोमा q। तो q इसका y कोऑर्डिनेट है, q ही इसका y कोऑर्डिनेट है। उस केस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनती है हमारे पास, क्या बताया था, जो भी कोऑर्डिनेट हमारे पास सेम होगा उसी वेरिएबल की पावर 2 आएगी। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट सेम इसलिए y माइनस क्यू होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 4 इंटू क्या आएगा हमारे पास r माइनस पी इंटू एक्स माइनस पी। ये इक्वेशन बनेगी पैराबोला की जब हमारे पास y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स और फोकस का सेम दे रखा, तो ध्यान रख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है और हमें इसकी डायरेक्ट्रिक्स बतानी है। सबसे पहले तो हमें पता है पैराबोला है 4 टाइप से बन सकता है, एक तो राइट पैराबोला बन सकता है, या फिर लेफ्ट पैराबोला, या फिर अपवर्ड पैराबोला बन सकता है, डाउनवर्ड पैराबोला। पहले इस इक्वेशन को देखेंगे हम कि कौन सा पैराबोला बन रहा है, कौन से टाइप का, लेफ्ट राइट वाला बन रहा है या फिर अपवर्ड डाउनवर्ड। तो दो टाइप की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पैराबोला की हमारे पास, एक तो होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये वाली एक होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। हमारे पास जो पैराबोला दे रखा उसमें वेरिएबल y की पावर 2 है, तो इसीलिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बनेगी। तो ये वाला जो पैराबोला होता है वो या तो लेफ्ट पैराबोला बनेगा या फिर राइट पैराबोला।
अब लेफ्ट और राइट डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पर। अगर ए पॉजिटिव है उस केस में ये राइट पैराबोला बनेगा, और अगर ए नेगेटिव है तो ये लेफ्ट पैराबोला बनेगा। अगर हमारे पास इक्वेशन बनती x² इक्वल टू 4ay, तो उस केस में अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनता। सेम ए की वैल्यू पर डिपेंड करता, अगर ए ग्रेटर देन 0 होता उस केस में अपवर्ड पैराबोला, और ए लेस देन 0 होता उस केस में डाउनवर्ड पैराबोला। तो अब देखते हैं इस केस में हमारे पास या तो लेफ्ट या फिर राइट पैराबोला बनेगा। जब इस टाइप की स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है हमारे पास पैराबोला की, तब डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो होती है x इक्वल टू -a, और अगर x² इक्वल टू 4ay हो उस केस में डायरेक्ट्रिक्स होती है y इक्वल टू -a। तो हमें तो ये निकालनी है। सबसे पहले जो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये थी हमारे पास y² प्लस 4x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। y वाले टर्म को एक साइड रखते हैं, बाकी टर्म को एक साइड ले आते हैं, क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे y² प्लस 4y को एक साइड रखा, और 4x प्लस का था दूसरी साइड लेके गए -4x, और -3 को दूसरी साइड लेके गए +3। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर करते हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे करते हैं, y का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करके और उसका स्क्वायर को ऐड करते हैं, उसके स्क्वायर को माइनस करते हैं। तो y का कोफिशिएंट 4, 4 का हाफ हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 4 को ऐड करना और 4 को माइनस करना इस साइड। तो y² प्लस 4y प्लस 4 -4 किया इक्वल टू -4x प्लस 3। तो यहाँ पे -4 है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो जो बचेगा ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बना देगा। तो -4 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा, और यहाँ +3 पहले से था तो दोनों ऐड होके +7। तो ये हमारे पास बाकी तो यही रहा, और -4 को दूसरी साइड लेके गए इसलिए आ गया -4 + 7 -4x + 7। अब ये बन गया हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर किसका, y + 2 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू ये देखो यहाँ से इसके साथ माइनस साइन, इसके साथ प्लस साइन है। x का कोफिशिएंट 1 करेंगे हम, तो यहाँ 1 कोफिशिएंट करने के लिए -4 को हमने कॉमन ले लिया, -4 को कॉमन लिया तो यहाँ प्लस का x बचेगा। अब यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 4 था नहीं, तो डिवाइड में 4 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस का साइन है, माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस साइन आ जाएगा, तो -7/4। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बट हमें इस फॉर्म में लेके आना है y² इक्वल टू 4x, इसलिए y + 2 को रिप्लेस कर दिया कैपिटल Y से, और x -7/4 को रिप्लेस कर दिया कैपिटल X से। तो ये इक्वेशन बन गई कैपिटल y² इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ कैपिटल X, जहाँ पे कैपिटल Y की वैल्यू है y + 2 और कैपिटल X की वैल्यू है x -7/4। ये जो इक्वेशन आई है वो आगे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। अब इस केस के अंदर a की वैल्यू निकालते हैं, क्या थी, y² इक्वल टू 4ax। तो x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल टू होगा 4a की, तो 4a इक्वल टू -4 आ गया, क्योंकि यहाँ से x का कोफिशिएंट -4 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1 यहाँ से। अब हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। इस केस में इस पैराबोला की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, कैपिटल X इक्वल टू -a, क्योंकि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इक्वल टू -a, तो कैपिटल X इक्वल टू -a। अब a की वैल्यू क्या है, -1, इसलिए माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, और कैपिटल X की जगह स्मॉल x की फॉर्म में क्या है, कैपिटल X इक्वल टू x -7/4, तो ये हो जाएगा x -7/4 इक्वल टू +1। -7/4 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, प्लस का 7/4, और 1 + 7/4 करेंगे तो हमने एलसीएम लिया 4 का, तो यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4 + 7 कितना हो जाएगा 11, तो 11/4। तो x की वैल्यू आ गई 11/4। 4 की दूसरी साइड लेके जाते हैं तो क्या बन जाएगा 4x इक्वल टू 11। ये जो आ गया हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स आके हमारे पास 4x इक्वल टू 11, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The tangents drawn at the extremities of a focal chord of the parabola meets point। एक हमारे पास पैराबोला है, और पैराबोला की फोकल कोड्स के एंड पॉइंट के ऊपर से जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं वो किस कहाँ पे मीट करेंगे, ये पूछ रखा है इसके अंदर। क्या वो एक्सिस ऑफ पैराबोला पे मीट करेंगे, या फिर डायरेक्ट्रिक्स पे ऊपर मीट करेंगे, या फिर द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स के ऊपर मीट करेंगे, या फिर नोवेयर कहीं पर मीट नहीं करेंगे, हमें बताना है। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैराबोला के अंदर फोकल कोड क्या होती है। कोड का तो सभी को पता है, कोड तो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सभी में देखते हैं। कोड का मतलब होता है, अगर पैराबोला के अंदर कोड बोला है तो इसका मतलब होता है कोई भी लाइन सेगमेंट जो कि दो पॉइंट पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, उसी लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं पैराबोला कोड। एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड कोड। तो ये हो जाएगी कोड। अगर फोकल कोड का क्या मतलब है, वो कोड जो फोकस से पास होती है, तो इसको हम बोलेंगे एनी कोड विच पासेस थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड फोकल कोड, या फिर बोलेंगे एनी लाइन सेगमेंट विच जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला एंड पासेस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल कोड। तो ये हमारे पास फोकल कोड वही कोड
वही कोड होती है जो फोकस से पास होती है। मान लिया हमने राइट पैराबोला बना रखा है, ये केस ले लिया, इस केस के अंदर ये फोकस हो गया 1,0 और इस फोकस से पास होने ये कोई दो एंड पॉइंट थी, इन दो पॉइंट पैराबोला के ऊपर थे, इनको ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट है और फोकस से पास हो रही, इसलिए कि ये क्या हो जाएगी फोकल कोड। और जब ये पैराबोला था हमारे पास तो डायरेक्ट्रिक्स जो बनती है वो यहाँ बनेगी x इक्वल टू माइनस ए। अब ये बोल रखा है इसके जो एंड पॉइंट है ना, एक पॉइंट एंड पॉइंट यहाँ पे है और एक एंड पॉइंट यहाँ पे है इसका, तो यहाँ पे हम टेंजेंट रोक रहे हैं इस टाइप से और यहाँ टेंजेंट रोक रहे हैं इस टाइप से। तो ये वाले टेंजेंट कहाँ मीट करते हैं, ये हमेशा मीट करते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। किसके ऊपर मीट करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if the point h comma k lies on x square plus y square equal to 1 then the locus of the point 3h plus 2 comma k will be। हमें एक सर्कल दे रखा है और h comma k पॉइंट है जो इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो हमें इस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। अब लोकस का मतलब क्या होता है, लोकस किसी भी मूविंग पॉइंट का फाइंड आउट किया जाता है। कोई भी पॉइंट है जो मूव कर रहा है, अब ये मूव करेगा किसी पाथ के अलोंग, जब उस पाथ को हम ड्रॉ करते हैं, ज्वाइन कर दें, मूविंग पॉइंट वाले पाथ को हम ज्वाइन करते हैं तो कोई ना कोई कर्व आती है और वो जो कर्व आती है उसी को बोलते हैं लोकस ऑफ द पॉइंट। तो ये मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट जिस पाथ के अलोंग मूव करेगा उस पाथ से जो कर्व बनेगी उसी को फाइंड आउट करना है कि वो कर्व क्या बनेगी, हाइपरबोला, सर्कल, पैराबोला या फिर इलिप्स। इसलिए देखते हैं इसके अंदर कैसे करेंगे। हमें दे रखा है कि h कोमा k जो पॉइंट है वो लाई करता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इस सर्कल के ऊपर। तो ये जो सर्कल है इसके ऊपर अगर h कोमा k पॉइंट लाई करेगा मीन्स इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो पुट कर देते हैं इसके अंदर x की जगह h और y की जगह k, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने इसको। अब हमें जो मूविंग पॉइंट दे रखा वो दे रखा है 3h प्लस 2 एंड k। अब ये जो पॉइंट है इसके अंदर x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 3h प्लस 2 और y कोऑर्डिनेट क्या है k, तो इस कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x रख लिया हमने यहाँ पे, x इक्वल टू 3h प्लस 2 और y इक्वल टू k। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं, तो प्लस का 2 है दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो x माइनस 2/3 इक्वल टू h। h की वैल्यू आ गई हमारे पास x माइनस 2/3 और k की वैल्यू आ गई y। अब ये जो h और k की वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो h की वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 2/3 और इसका होल स्क्वायर है, और y की वैल्यू k की वैल्यू पुट करेंगे y, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बन गया हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1, तो y स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन होती है, ये जनरल इक्वेशन होती है किसकी, इलिप्स की। ये फॉर्म होती है वैसे तो इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो फॉर्म होगी वो होगी इलिप्स की, तो ये रिप्रेजेंट करता है इलिप्स को। अगर हाइपरबोला की होती तो उस केस में क्या होता है, या तो यहाँ पे माइनस साइन होता है या यहाँ पे माइनस साइन होता है, उस केस में ये रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोला को। अगर हमारे पास ए और बी दोनों इक्वल होते तो ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, यहाँ प्लस ही साइन होता और यहाँ ये दोनों इक्वल होते, बट यहाँ पे तो ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ए की वैल्यू 3 है सॉरी, तो ए और बी के दोनों डिफरेंट है इसलिए ये सर्कल तो नहीं है। और पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है, या तो y का स्क्वायर मिलेगा या फिर x का स्क्वायर मिलेगा, सिर्फ एक वेरिएबल का स्क्वायर मिलता है, दोनों का नहीं मिलता, तो ना ये पैराबोला है ना हाइपरबोला ना सर्कल, तो क्या है ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ द कोड ऑफ द हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल टू 0 आर पैरेलल टू द y इक्वल टू 2x देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड विल बी। एक हमें हाइपरबोला दे रखा है और उसकी कोई कोड है जो पैरेलल है इस लाइन की y इक्वल टू 2x की, तो उस कोड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है हमें। अब जो कोड होगी वो एक यूनिक कोड तो मिलेगी नहीं हमें, क्योंकि ये नहीं बोल रखा है कि कौन सी स्पेसिफिक कोड है, हमें बोल रखा है कि जो कोड होगी ना वो इस लाइन के पैरेलल होगी। तो अब इस लाइन के एक लाइन के पैरेलल लाइन कितनी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इनफाइनाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस लाइन के पैरेलल जो कोड बनेगी हाइपरबोला की वो यूनिक नहीं मिलेगी, इनफाइनाइटली मैनी मिलेगी, और इनफाइनाइट मैनी कोड है तो उनके मिड पॉइंट भी इनफाइनाइट मिलेंगे। अब उन सभी के मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे ना तो हमारे पास कौन सी लाइन बनेगी, एक लाइन ही बनेगी, मतलब जो कर्व बनेगा वो बताना है कि इनमें से कौन सा आएगा। इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो पाथ बनेगा, जो कर्व बनेगा वो ही रिप्रेजेंट करेगा लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड को, और वो बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोड का मिड पॉइंट दे रखा हो, उस केस में इक्वेशन ऑफ कोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो चाहे हाइपरबोला का केस हो, पैराबोला का केस हो या फिर इलिप्स का केस हो, सभी के अंदर सेम इक्वेशन होती है। अगर हमें कोड का मिड पॉइंट दे रखा है x1, y1, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ कोड बनेगी, वो होती है t इक्वल टू s1। t का मतलब होता है हमारे पास टेक्निकली लीनियर। कैसे फाइंड आउट करते हैं t और कैसे फाइंड आउट करते हैं, s1 रिप्रेजेंट करता है किसी पावर ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट की पावर को। यहाँ पे पॉइंट दे रखा है x1, y1, इसका मिड पॉइंट लेके चले कोड का x1, y1, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ कोड t इक्वल टू s1 आती है। अब t कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है कर्व की, उसके अंदर एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1 से, x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस x1/2 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं y डॉट y1 से, y को रिप्लेस कर देते हैं y प्लस y1/2 से, और xy को रिप्लेस करेंगे xy1 प्लस x1y/2, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट ही छोड़ेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना। तो ऐसे सभी को वेरिएबल को रिप्लेस करने के बाद जो इक्वेशन आती है ना, वो t को रिप्रेजेंट करती है। और s1 का मतलब होता है हमारे पास जो भी इक्वेशन दे रखी है कर्व की, उसके अंदर x की जगह x1 पॉइंट रिप्लेस कर देंगे, पुट करेंगे, और y की जगह y1 पुट कर देंगे। तो जो वैल्यू मिलेगी वो एक रियल नंबर मिलेगा हमें, क्योंकि ये x1 और y1 को अगर कोई हमारे पास रियल नंबर होते उस केस में x की जगह x1 पुट कर दे और y की जगह y1, तो पूरी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, कोई एक पॉइंट नंबर ही आएगा। तो S1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब हमारे पास ये तो दे रखा हाइपरबोला, उस केस के अंदर हमें इक्वेशन ऑफ कोड फाइंड आउट करते हैं, और मिड पॉइंट हमें पता नहीं है तो हम लेके चलते हैं, क्योंकि वेरिएबल है मिड पॉइंट, इसका मूविंग पॉइंट है, तो हम उसके अंदर x1, y1 इसका मिड पॉइंट लेके चलते हैं। उस केस में हम इक्वेशन ऑफ कोड फाइंड आउट करेंगे, तो t इक्वल टू s1 मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे x डॉट x1 t फाइंड आउट करने के लिए, तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स डॉट x1 माइनस 2 इंटू वाई डॉट y1, ये बनेगा 4 इंटू एक्स प्लस x1/2 माइनस 6 इंटू वाई प्लस y1/2, जो हमने यहाँ लिख रखा है। 3 इंटू x1 माइनस 2 y इंटू y1 प्लस 4, x की जगह x प्लस x1/2 पुट किया, माइनस 6y था तो इसकी जगह 6 इंटू वाई प्लस y1/2 पुट किया। अब इक्वल टू s1 होता है, s1 में क्या करना था, हमें x की जगह x1 पुट करना था और y की जगह y1, तो ये 3x² था इसलिए x1² बन गया, माइनस 2y² था इसलिए 2y1² बन गया, प्लस 4x था इसलिए x की जगह x1 आ गया, और माइनस 6y था इसलिए माइनस 6y1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो सेम रखा है हमने, और माइनस 2y इंटू y1 भी सेम रखा है। 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 इंटू एक्स प्लस x1 आ गया, 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3 इंटू वाई प्लस y1 आ गया, ये आ गया 3x1² माइनस 2y1² प्लस 4x1 माइनस 6y1। अब ये तो कोई पॉइंट पुट कर दिया है तो ये कोई नंबर ही आएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म बन चुकी है हमारे पास। x और y सिर्फ दो वेरिएबल हैं, x की टर्म को इकट्ठा करते हैं और y की टर्म को एक साथ करेंगे, तो यहाँ से फिर x के कोफिशिएंट निकाल लेंगे। सबसे पहले तो इसी को सिंप्लीफाई किया है, 3x1 डॉट x 3y1 इंटू वाई, मतलब y डॉट y1 को y1 डॉट y लिखा है, प्लस 2x प्लस 2x1, अंदर मल्टीप्लाई कर दी 2 की, यहाँ से 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3y माइनस 3y1, और इसको राइट साइड वाले सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आए तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 3x1² था इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 2y1² था इधर आके प्लस का हो गया, प्लस का 4x1 था इधर आके माइनस का, और माइनस 6y1 था इधर आके प्लस 6y1। अब x की टर्म को इकट्ठा करते हैं और x के कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3x1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये बन जाएगा 3x1 प्लस 2 इंटू एक्स। y का कोफिशिएंट माइनस 2y1 है और यहाँ से y का कोफिशिएंट -3 है, तो दोनों को इकट्ठा करेंगे, माइनस 2y1 माइनस 3, दोनों में माइनस इसलिए माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा माइनस इंटू 2y1 प्लस 3 इंटू वाई। बाकी जो बचे हैं वो हमारे पास सारी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इनको ये इकट्ठा लिख लिया, माइनस 3x1² प्लस 2y1² और यहाँ पे माइनस का 4x1 है, यहाँ प्लस 2x1 है, तो दोनों को सिंप्लीफाई किया माइनस 2x1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6y1 है और यहाँ पे माइनस 3y1 है, तो प्लस का 3y1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ कोड, ये किसी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो और किसी भी लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए आगे, अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है लाइन की ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, तो उस केस के अंदर उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनस a/b। ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोड को रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन ऑफ कोड आई है। और कोड क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है, और इसकी जो फॉर्म देखिए तो हमारे पास क्या बनी है, ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो इसको a बोल सकते हैं ax,
ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है प्लस बी वाई बोल सकते हैं, और ये वाले भी टोटल कांस्टेंट है तो इसको सी से लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म है ये हमारे पास। तो यहाँ से इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं हम, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या थी, एक तो कोड ऑफ हाइपरबोला दे रखी थी जिसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। हमें एक साथ में क्या दे रखा है, एक लाइन दे रखी है और जो पैरेलल है इस कोड की। अब जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उन दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होते हैं उन दोनों के स्लोप, और परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हुई तो इस केस में इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा, इसलिए इस लाइन का स्लोप भी फाइंड आउट करेंगे और कोड का स्लोप भी फाइंड आउट करेंगे, और फिर दोनों के स्लोप को इक्वल पुट कर देंगे। फिर वहां से कुछ कंडीशन आएगी, तो इसका ये जो कोड आई थी इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं, मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसका माइनस टाइम, क्योंकि क्या क्या x का कोफिशिएंट a था तो माइनस a अपॉन y का कोफिशिएंट। तो यहाँ से x कोफिशिएंट है माइनस टाइम्स ऑफ 3x1 प्लस 2, और y का कोफिशिएंट है -2y1 प्लस 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3x1 प्लस 2 अपॉन 2y1 प्लस 3, ये आ गया स्लोप ऑफ द कोड। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब जो लाइन दे रखी थी हमें y इक्वल टू 2x, इसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में ले आते हैं, तो ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट है 2 तो माइनस ए था, माइनस टाइम एक्स कोफिशिएंट जो था 2 तो -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई विच इज -1। तो ये आ गया हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब हमें पता है जब कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है ना, स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइंस आर इक्वल। दो पैरेलल लाइंस के स्लोप होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन और 1 और 2 से दोनों इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि ये स्लोप है कोड का और ये स्लोप है गिवन लाइन का, और ये दोनों पैरेलल क्वेश्चन में दे रखी है हमें, इसलिए इनके स्लोप इक्वल हो जाएंगे। तो 3x1 प्लस 2 अपॉन 2y1 प्लस 3 इक्वल टू 2, इसकी इधर लेके हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4y1 प्लस 3 की 2 से की 6। अब 3x1 प्लस का 4y1 है इधर लेके आएंगे माइनस का 4y1, और प्लस का 2 उधर लेके जाएंगे माइनस का 2, तो 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। तो ये आ गई इक्वेशन। अब x1 क्या था, x1 y1 क्या थी, मिड पॉइंट ऑफ द कोड, और मिड पॉइंट ऑफ कोड फिक्स तो है नहीं, वेरिएबल पॉइंट है x1 और y1, इसलिए x1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, और y1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, इसलिए x1 को रिप्लेस कर दिया हमने x से और y1 को रिप्लेस कर दिया हमने y से। तो ये इक्वेशन बन गई 3x माइनस 4y इक्वल टू 4। यह आ गया हमारे पास लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ गिवन हाइपरबोला, और ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3x माइनस 4y इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स 25x² प्लस 16y² माइनस 150x माइनस 175 इक्वल टू 0 इज। इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है और इसकी एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है, और फिर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल के हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हमारे पास ये फॉर्म इस फॉर्म में है, इलिप्स दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है अगर h और k की वैल्यू 0 हो तो उस केस में x² बाई ए स्क्वायर प्लस y² बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बन जाती है इलिप्स की फॉर्म, इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म। नहीं तो है x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, a इज ग्रेटर देन b। a और b कौन से को लेना होता है इसमें, जो डिनोमिनेटर, अगर x का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो वो a कंसीडर करेंगे, और y का डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर है तो उसको a कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमने मान लिया a ग्रेटर देन b है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारे। उस केस में एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम जो गिवन इलिप्स है इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं, और फिर वहां से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और फिर एसेंट्रिसिटी। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ये गिवन है हमें 25x² प्लस 16y² माइनस 150x माइनस 175 इक्वल टू 0। x वाले टर्म को एक साथ लेते हैं, 25x² माइनस 150x है तो इधर ले आए माइनस 150x, और 16y² माइनस 175 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से 25 है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर 25 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x², और 25 यहाँ कॉमन लिया तो 25 6 सा 150 होता है, तो 6 बचेगा यहाँ पे 6x प्लस 16y² माइनस 175। इसके कंप्लीट स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, इसलिए क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। तो x का कोफिशिएंट है -6 और उसका हाफ होगा -3, और -3 का स्क्वायर होगा 9, तो इसलिए 9 को ऐड करना और 9 को माइनस करना है। तो 25x² माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9
प्लस 16y² माइनस 175 इक्वल टू 0। ये है इतना हमारे पास x² माइनस 6x प्लस 9 कंप्लीट स्क्वायर बन गया। क्या बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 9 प्लस 16y² माइनस 175 इक्वल टू 0। 25 की मल्टीप्लाई अंदर करती तो साथ में आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 25 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो 225 आ जाएगा प्लस 16y² माइनस 175 इक्वल टू 0। यहाँ आ गया 25 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 16y² और 225 और 175 को जब ऐड करेंगे तो 400 आएगा और इस साइड माइनस का 400 है तो दूसरी साइड जाएगा प्लस का 400 हो जाएगा। अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वहां देखिए तो राइट साइड में क्या आना चाहिए 1, इसलिए यहाँ पे 400 है तो 400 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। अगर दोनों साइड 400 से डिवाइड किया इधर तो 1 बन जाएगा और इधर इसके डिनोमिनेटर में भी 400 और इसके डिनोमिनेटर में भी 400 तो अगर 25 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 400 प्लस 16y² अपॉन 400 इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखो 25 से जब 400 को डिवाइड करेंगे तो 16 पे जाएगा और 16 से 400 को डिवाइड करेंगे तो 25। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 25 इक्वल टू 1। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम आ रखी है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे a और b को लेना है। a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी और b स्क्वायर की, जो ग्रेटर होती है ना, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रखी है वो जो ग्रेटर होगी वो a की वैल्यू बनेगी और जो स्मॉल होगी वो b की वैल्यू। तो यहाँ पे 25 ग्रेटर है इसलिए a स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा और b स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था, e इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू 25, b स्क्वायर की वैल्यू 16, तो 25 माइनस 16 अपॉन क्या हो जाएगा 25 में से 16 जाएगा 9 अपॉन 25 और रूट 9 का रूट क्या होगा 3 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, 3 अपॉन 5 वैल्यू आ गई एसेंट्रिसिटी की। ये आ जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व। ये हमारे पास एक कर्व दे रखी है और इसके नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये जो कर्व दे रखी है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर y इक्वल टू 2t, ये पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है कर्व की। ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है इसको पैराबोला को। पैराबोला की जो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है वो होती है x इक्वल टू ए टी स्क्वायर y इक्वल टू 2at। तो अब इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं इस कर्व की। किसी भी कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं हमें, अगर हमें बोल रखा हो कि नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि पास करता है किस पॉइंट से x1 y1 से, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है वो होती है हमारे पास y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास कर्व गिवन होता है उसकी इक्वेशन से, और y1 और x1 पॉइंट गिवन ही होते हैं तो इससे फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब जो हमारे पास दे रखा है कर्व वो है x इक्वल टू टी स्क्वायर और y इक्वल टू 2t, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर है y इक्वल टू 2t। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो dx बाई dt आ जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t, और y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो dy बाई dt और 2t का डेरिवेटिव बनेगा t का 1 बन जाएगा तो ये 2 आ गया। अब हमें तो फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर dy बाई डी टी को डिवाइड कर दे dx बाई डी टी से तो dt से dt कैंसिल, ये क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, क्योंकि dt से dt कैंसिल होने पे dy बाई dx बचेगा। अब dy बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास 2 और dx बाई डी टी की वैल्यू है 2 बाई 2t, तो 2 अपॉन 2t क्या, 2 से 2 कैंसिल तो ये आ गया 1 बाई t। अब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर, t इक्वल टू 1 के ऊपर, तो t इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो t इक्वल टू 1 पुट किया तो dy बाई डी एक्स आ गया 1। अब पॉइंट फाइंड आउट करना है हमें, पॉइंट t इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t स्क्वायर है तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, x की वैल्यू आ गई 1, और t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 2, इसलिए जो पॉइंट बना वो आ गया 1,2। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है गिवन कर्व की पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। 1,2 पॉइंट हमें गिवन ही था क्योंकि t इक्वल टू 1 दे रखा था तो जो पैरामीट्रिक फॉर्म थी उससे पॉइंट निकाल लिया हमने। अब इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, y1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है और x1 की वैल्यू 1 आ चुकी है और dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 आई है, तो पुट करो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 इंटू एक्स माइनस 1। y माइनस 2 माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1, एक्स को इधर ले आते हैं तो x प्लस वाई, और माइनस का 2 है और 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा -2 और -1 दोनों ऐड होकर -3, तो x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।